सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। क्लास 12 की सीरीज में जो 2022 के हिसाब से हो रही है, वीडियो का दूसरा पार्ट है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। न्यू सेशन 2022 के हिसाब से क्लास 12 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज बहुत ज़रूरी है। आप लोग ई पाठशाला पे नहीं जुड़े हैं चैनल पे तो ज़रूर जुड़िएगा, बिकॉज ई पाठशाला चैनल आप सभी लोगों के लिए ईपी फैमिली पे टेलीग्राम अकाउंट पे ज़रूर नोट शेयर करता है, तो वहाँ पे आप ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अकाउंट ई पाठशाला पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप सभी लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती है। दोस्तों, हमने पिछली पार्ट में ये समझने की कोशिश करी थी कि लैंड रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो ऑफकोर्स हमारे लोगों के लिए एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी ख़त्म ना होने वाला है, जिस पे जीवन वास करता है, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है, और उसी के ऊपर हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट होती है हमारी लेक्चर सीरीज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स से। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में दो टाइप की प्रॉपर्टीज बताई जाती है। एक कॉमन प्रॉपर्टीज जिसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, और लैंड रिसोर्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो सिर्फ प्राइवेट हाथों में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, प्राइवेट हाथों में जो हमें देखने को मिलती है तो उसके बारे में तो हमने काफ़ी कुछ देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बिल गेट्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, बिल गेट्स का अपना खुद का आइलैंड है, तो उस आइलैंड की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता, पर कॉमन प्रॉपर्टी लैंड जो होती है उसका इस्तेमाल सभी करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में शुरू से ही निकल के आएगा कि व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी लैंड, जिसे हिंदी में साझेदारी संपत्ति संसाधन कहा जाता है, क्योंकि संसाधन पे हमारे भारत में किसी एक का कंट्रोल नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर मैं कह सकता हूं कि सरकार का कंट्रोल तो होता है लेकिन उस पर सभी का कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, उसे ही हम साझी विरासत भी कहते हैं। एक विश्व की साझी विरासत होती है, जैसे कि मान लीजिए कि अंटार्कटिक ओशन है और उसके बाद हवा है, पानी है, उसमें किसी एक का कंट्रोल नहीं है। सेम ऐसा ही इंडिया के अंदर भी कॉमन प्रॉपर्टी लैंड हुआ करती है। ये कॉमन प्रॉपर्टी लैंड पे किसी भी स्पेसिफिक बंदे का ओवरटेक ना होते हुए सभी का राइट्स होता है, सभी का एक्सेस होता है। जैसे कि फॉरेस्ट में सभी का एक्सेस है, ऑफकोर्स विलेज की वाटर बॉडीज जैसे तालाब, कुएं, झरना, ऐसा चीज़। दूसरा पेस्चर्स लैंड, जहाँ पे ऑफकोर्स चारागाह भूमि होती है वो। उसके बाद अदर पब्लिक स्पेस जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, सिनेमा हो गया, ये सारी साझी विरासत है जिसपे लैंड रिसोर्स पे, मतलब कहने का मतलब जो ज़मीनों पे है उस पर सभी का हक समान होता है। अब यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में पर्पस क्या होता है, ये पर्पस पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये सोसाइटी ओन करती है, गवर्नमेंट जिसे नहीं चला रही है। Provided the fodder, stock, fuel and household produce minor forest production such as fruits, nuts, fiber, medicine plants. Every member has a right to access that. मतलब ये हो क्यों रहा है, ये होता है इसलिए, देखो सोसाइटी के अंदर ना कुछ चीज़ लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, समाज के द्वारा चलाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास का पब्लिक पार्क है, उस पब्लिक पार्क के अंदर कहीं कहीं पे स्टेट ओन कर लेती है, लेकिन कहीं कहीं पे सोसाइटी चला रही होती है। केरला की बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उसका पूरी तरीके से ओवरटेक सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सोसाइटी के लोग करते हैं। जैसे वहाँ पे मंदिर जो है लोगों के चंदा के डोनेशन के द्वारा ही चलाया जाता है और सारे लोग उसको ही ऑर्गेनाइज करते हैं, सभी पे उसका सेम अधिकार होता है। मेन मकसद क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास जानवर है, अब जानवर को पालने के लिए आज की डेट में तो आप चारा काट के लेके आ सकते हो, लेकिन जब नोमैडिक लोग हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ये लोग जाया करते थे, तो उस टाइम पीरियड पे आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता था कि लोग कहीं ना कहीं अपने लिविंग स्टॉक को, अपने जानवरों को खिलाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट होते थे, और कोई कुछ कहता भी नहीं था कि आप यहाँ पे अपने जीव जंतुओं को क्यों चरा रहे हैं। घरों के अंदर गृहिणियाँ होती थी, लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए फॉरेस्ट में जाती थी और वहाँ से लकड़ ला के अपने घर का फ्यूल, ईंधन जो है वो जलाती थी। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो हम बाज़ारों से ना खरीद के हुए हम ऐसी जगहों से ले लेते हैं। जैसे आज भी गाँव के अंदर महिलाएं जो होती है तालाब से बहुत टाइप का साग जो है वो लेके आ जाती हैं, जिस पे किसी एक का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का मेन मकसद होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जो होती है, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो कहीं ना कहीं वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो भारत में ही हमने पहले भी पढ़ लिया था कि 1991 के टाइम पीरियड पे भारत में 0.26% ज़मीनों पे एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अभी डेटा अगर निकल के आया तो 45.5 ही रह गया। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं
सिर्फ जो है मतलब एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं लोगों का डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कृषि के आधार पर लोगों की आजीविका के लिए भूमि संसाधन अधिक महत्वपूर्ण है। इंडिया के अंदर अभी भी 85% पुराना डेटा है, बाद में 65% आया, फिर बाद में 48% भी देखने को मिला। अब सर्विस सेक्टर बढ़ता जा रहा है। लैंड रिसोर्स में अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा का पूरा भारत चल रहा है। और यहाँ पे लैंड रिसोर्स इज मोस्ट क्रूशियल टू लिवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे लोग जो ऑफ कोर्स पूरी तरीके से खेती बाड़ी पे ही डिपेंड हो रखे हैं और अपना जीवन यापन उस पर चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़मीनों का होना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड लीड्स टू पॉवर्टी। लेकिन जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उसकी वजह से बेचारों को दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है या किसी दूसरे तरीके का रोजगार करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गरीबी का एक जीता जागता उदाहरण या जीता जागता हम नमूना देख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, क्योंकि ज़मीन जो है, जो लैंड रिसोर्स है, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है। ज़मीन कैसी होगी, प्लेन सरफेस होगा तो ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसलिए यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा इधर के इलाकों में ज़्यादा खेती होती है रैदर देन नॉर्थ ईस्ट की कंट्री के अंदर। नॉर्थ की कंट्री में तो ज़्यादा अनाज हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे टेरेंस फार्मिंग होती है, तो उतना अच्छा खेती नहीं हो पाता। दूसरा, मिट्टी का होना भी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, इसलिए प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, ये भी एक ज़रूरी है। दूसरा, लैंड ऑनरशिप एज सोशल वैल्यूज इन द रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण समाज में भूमि का मालिक, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप बहुत बड़े रसूखदार हैं, आप बहुत बड़े ज़मींदार हैं, आप किसी के खेत में जाके काम करेंगे नहीं, आपके खेतों में लोग काम करने के लिए आएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि अब वो एग्रीकल्चर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मतलब लैंड रिसोर्स के अंदर ये तीनों चीज़ फैक्टर कर जाता है। प्रोडक्टिविटी, लैंड का ऑनरशिप किसके पास है, या लैक ऑफ एक्सेस अगर है तो भी दिक्कत है। तो इसके अंदर हम ये भी देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो हमें एक ही ज़मीन से हाई इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जहाँ पर एक साल के अंदर हम एक फसल ले पाते थे, वहाँ पे अब एक साल के अंदर हमें 3 फसलें लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जनसंख्या के हिसाब से आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे तो भी कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान हो सकता है। सिंस देयर इज़ नो एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास ज़मीन एक्स्ट्रा है नहीं, जितनी ज़मीनें, जितना भारत का क्षेत्रफल है उतना ही रहेगा। द ओनली हाई यील्डिंग वैरायटी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और उसी जितनी ज़मीन हमारे पास है उतनी ज़मीन से हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो ही लोगों को खाने को मिल पाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स द लैंड कैन बी इंक्रीज बाय द प्रोवाइडिंग इरिगेशन, क्रॉप्स इंटेंसिटी कैन बी रेज्ड, मतलब सिंचाई फसल की तीव्रता को बढ़ाकर भूमि की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मतलब भूमि की नहीं, जिसमें मिसप्रिंट हो गया, फसलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करिए और उसके बाद प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। इसीलिए आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन होना एकमात्र कारण इसलिए बोला जा सकता है कि उसमें HYV सीड्स, अच्छी किस्म की सिंचाई, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करवाया गया होगा। लैंड रिसोर्स में ज़मीन सीमित है, किसी का फिक्स नहीं है कि ज़मीन कब आएगी कब जाएगी, क्योंकि ज़मीन जो है वो सीमित है, उसको आप बदल नहीं सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको घटा दोगे लेकिन बढ़ा नहीं सकते। और मेन बात ये है कि ज़मीन नहीं है लोगों के पास, तो आपको जितना संसाधन उन पर पड़ा हुआ है उन्हीं पे उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ा के पैसा कमाना है। अब क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी क्योंकि सीज़न अलग अलग है हमारे इंडिया के अंदर, तो इसलिए हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग है। ऐसा नहीं है कि हम साल दर साल एक ही फसल उगाते रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि हमारे भारत के अंदर महान 6 ऋतुएं बहती हैं, 6-7 ऋतुएं बहती हैं। उस सीज़न के हिसाब से मानव इतना डेवलप हो पाया है कि वो कहीं ना कहीं क्रॉपिंग पैटर्न बदल के, मतलब अपने हिसाब से, क्रॉपिंग के हिसाब से वो फसलों को उगाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी फसल नहीं लग रही तो वहाँ की ज़मीन ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है। क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से वो वहाँ पे दूसरी टाइप की फसलें भी लगा सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जून से सितंबर के बीच में खरीफ फसलें लगाई जाती है, और नॉर्थ स्टेट, जबकि साउथ के अंदर अगर आप देखें तो ग्राउंड नट जैसी चीज़ें लगाई जाती है। मतलब ये वही वाली बात, सरफेस कैसा है उसके हिसाब से सॉइल कैसी है, फिर आप सीजन के हिसाब से फसलों को उगाएंगे।
क्रॉप अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, जिसमें से आप देख सकते हो बार्ले, रेप सीड्स, उसके बाद मस्टर्ड, ग्राम, व्हीट, ये सब। जबकि यहाँ पे भी अभी ऑफ कोर्स ग्राउंड नट हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे जायद फसलें, हमारे पास 3 ही टाइप की क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलती है, रबी, खरीफ और उसके बाद जैद। खरीफ फसलें जो होती है दोस्तों, ये ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि जून में उगाई जाती है, सितंबर में काट ली जाती है, और उसके बाद फिर ये अक्टूबर में लगाई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। मार्च और मई के बीच में, मार्च से जून के बीच में जितना का टाइम पीरियड मिलता है, उसी के बीच में ही आप देख सकते हो कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स, कुछ ऐसी फसलें जो बहुत जल्दी तैयार हो सकती है, खीरा, कुकुम्बर जिसे बोलते हैं, उसके बाद ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये चीज़ें आप देख सकते हो नॉर्थन इंडिया में, बिहार, यूपी, हमारे यहाँ की साइड में इनको उगाया जाता है। और इसीलिए आज की डेट में एक व्यक्ति अगर अच्छी तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न को समझता है तो वो अपनी ज़मीन से एक साल में 3 फसलें ले सकता है। लेकिन ऑफकोर्स इसके लॉसेस बहुत हैं, लैंड रिसोर्स को हम बहुत ही तबीयत से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके फर्टिलाइजेशन ख़त्म होने के कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर फार्मिंग के टाइप्स अलग अलग हैं। एक है सिंचित खेती और उसके बाद है रेन फेडेड फार्मिंग। मतलब हर जगह पे हम कह सकते हैं कि पानी का इस्तेमाल कहीं कहीं किया जाता है खेती के लिए, और कहीं कहीं बारिश के ऊपर डिपेंड रह के। एग्जाम्पल के लिए आप असम साइड का एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे आपको पानी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है, दूसरी बात वहाँ पे वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि बड़ी मात्रा में सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। पर प्लेन सरफेस की अगर बात करें, राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ तो पानी ही नहीं है, तो वहाँ पे कितने पानी की ज़रूरत है, जबकि यूपी, बिहार, उसके बाद यहाँ के इलाकों में पानी की ज़रूरत है, पंजाब में तो बहुत पानी की ज़रूरत है, साउथ के इलाकों में आ जाए तो वहाँ पे भी किस तरीके से फार्मिंग होती है। तो कहने का मतलब ज़मीन को देखकर, ज़मीन के सिस्टम को देखकर हम जो फार्मिंग है वो 2 तरीके की करते हैं। एक तो ऐसी फार्मिंग जिसमें हम क्या कहते हैं, खेतों को सींचते हैं, हम बारिश पे डिपेंड नहीं रहते हैं, और एक ऐसी फार्मिंग जहाँ पे खेतों को सींचा नहीं जाता लेकिन बारिश पे ये लोग डिपेंड होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर बारिश हुई तो हुई, लेकिन आज का किसान निर्भर नहीं रहता है वरुण देवता या आपके क्या कहते हैं इंद्र देवता के ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस सिंचित यानी कि इरिगेटेड फार्मिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है। अब इरिगेटेड फार्मिंग के 2 टाइप है, प्रोटेक्टिव इरिगेशन, सुरक्षात्मक सिंचाई, और प्रोडक्टिव इरिगेशन, उत्पादक सिंचाई। मतलब सिंचाई हो रही है लेकिन कितनी सिंचाई की ज़रूरत है वो चीज़ पेपर में पूछी जाती है। ये चीज़ पेपर में पूछी गई है कि प्रोडक्टिव इरिगेशन और प्रोडक्टिव इरिगेशन में क्या अंतर है। दोस्तों ये सिंचाई का मतलब ये होता है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर्स की कमी हो गई है, बिल्कुल डेफिसिटी हो गया है, बहुत कमी हो गई है, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक बार पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि प्रोडक्टिव इरिगेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसमें हाई प्रोडक्टिविटी लेनी है तो इसमें सॉइल में मॉइस्चर्स तो रहता है लेकिन हमें फिर भी इसमें पानी डालना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आप केले की खेती कर रहे हैं तो आपको जितनी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो आपको उतना पानी डालने की ज़रूरत है, तो उसमें हम प्रोडक्टिव इरिगेशन करेंगे, बार बार पानी डालेंगे। जबकि प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब ये होता है, प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब कि जैसा ही आपको लगता है कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर नमी कम हो गई है तो ही आप पानी डालें, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब इसमें अगर हम सिंचाई करते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि मिट्टी के अंदर थोड़ी बहुत नमी बनी रहे, और इसके अंदर हम सिंचाई करते हैं तो इसके अंदर नमी, लेकिन हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, इसीलिए हम इसमें बार बार सिंचाई करते रहते हैं। तो पानी की ज़रूरत तो पड़ रही है दोनों में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5% पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ 95% पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसमें द स्ट्रैटेजी ऑफ द काइंड ऑफ इरिगेशन इज प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमाइज द पॉसिबल एरिया। मेन ये है कि इसमें सिंचाई की रणनीति का मतलब है कि मिट्टी को अधिकतम संभव क्षेत्र में नमी पहुंचाई जाए, जबकि इसमें वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया कल्टीवेटेड लैंड इज हायर देन द प्रोटेक्टिव एरिया। इसमें मेन बात है कि ये इसके मुकाबले में ज़्यादा बड़े इलाकों में लगा होता है और इसमें बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मेन ये है कि जहाँ आप खेती किस तरीके से कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप दाल की खेती कर रहे हैं तो दाल की खेती के लिए मिट्टी में अगर थोड़ी बहुत नमी बनी हुई है तो आपको बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार सिंचाई करेंगे तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपकी फसल ख़राब हो सकती है। चावल का एग्जांपल दे देता हूँ। चावल में भी आप बार बार पानी नहीं सींचते रहते
तो भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप कहीं गन्ना लगाए बैठे हुए हैं, कहीं आप क्या कहते हैं कीला लगाए बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये थोड़ा सा समझना है। दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर रेन फीडेड फार्मिंग। अभी रेन फीडेड फार्मिंग के भी दो टाइप है कि ज़मीनें कुछ ड्राई लैंड वाली होती है, कोई शुष्क होती है, कोई वेट लैंड वाली होती है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मतलब रेन पे डिपेंड ही एग्रीकल्चर होता है। लेकिन ड्राई लैंड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि अगर 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया तो बहुत ठीक है। लेकिन वेट लैंड के अंदर तो दोस्तों इससे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी बारिश होती ही रहती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मृदा नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय का अभ्यास किया जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ड्राई लैंड के अंदर जो खेती हो रही है उसमें जो सॉइल मॉइस्चर्स है उसके कंजर्वेशन के ऊपर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बातचीत होती है, जिसमें रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम और गौर जैसी फसलें उगाई जाती है। जबकि वेटलैंड फार्मिंग के अंदर, वेटलैंड का मतलब वैसे भी गीला होता है ना, गीला होता है। इसमें बारिश बहुत बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो जाए बारिश तो बाढ़ आने का कारण, सॉइल का हटने का कारण, सॉइल इरोजन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। और ऐसे में ये लोग राइस, जूट और शुगर कैन जैसी चीज़ें जो है वो लगाते हैं। इनकी जो ज़मीनें होती है वो हमेशा गीली रहती है। और आप देखेंगे कि ये ज़मीन ज़्यादा गीली हो गई तो फसल खराब हो जाएगी पूरी, लेकिन गीली रहनी चाहिए। और अगर सूख गई तो भी फसल खराब हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा खतरा बना रहता है। क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के अंदर बड़ा खतरनाक है। हम अनाज और साथ में बहुत सारी दालें उगाते हैं। इवन हम दालों के साथ साथ पता नहीं कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, बहुत सारी फसलें। अगर हम सिर्फ दाल का देखें तो दाल 11% हमारे भारत में उगाई जाती है। और द सिलर्स ऑक्यूपाई अबाउट 45% ऑफ टोटल क्रॉपिंग एरिया इन द इंडिया। मतलब 11% यहाँ पे डेटा दे रखा है। अभी डेटा आई थिंक पुराना है, लेकिन सारी फसलों का अगर हम देखें तो 54% हम सिर्फ और सिर्फ अनाज ही उगा रहे हैं। अनाज यानी कि गेहूँ उगा रहे हैं। मैंने पल्सेस का बता दिया, सॉरी। तो यहाँ पे ये सिरल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 54 लिखा हुआ है। तो ये समय के साथ डेटा बदलता रहता है, ठीक है। मतलब हम आज भी अनाज में कुछ भी उगा रहे, चावल उगा रहे, गेहूं तो चावल गेहूं तो मेन अनाज हमारी फसलें हो गई जो हम खाते ही खाते हैं। बाकी दूसरी मात्रा में हम दालें उगा लेते हैं, हम दूसरा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, शॉर्ट सिलेक्टेड आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।